GK by चौधरी सर। अध्याय 9 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। 1 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 में प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई यानी भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक की अध्यक्षता में किया गया, जिसने परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कार्य करना प्रारंभ किया। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का पुनर्गठन करके 15 अगस्त 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO की स्थापना की गई। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का 1972 में गठन किया गया तथा इसरो को अंतरिक्ष विभाग के नियंत्रण में रखा गया। वस्तुतः भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत नवंबर 1963 में तिरुवनंतपुरम स्थित सेंट मैरी मैक्डेलेन चर्च के एक कमरे में हुई थी। 21 नवंबर 1963 को देश का पहला साउंडिंग रॉकेट नाइक एपाश अमेरिकी निर्मित कोथुम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र TERLS से प्रक्षेपित किया गया। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। दिनांक 4-10-1957 अंतरिक्ष यान स्पुतनिक प्रथम। उपलब्धि पूर्व सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में प्रमोचित सबसे पहला उपग्रह। 3-11-1957 स्पुतनिक द्वितीय। उपलब्धि अंतरिक्ष में जीवित कुत्ते लाइका को ले जाने वाला पहला उपग्रह। 18-12-1958 अंतरिक्ष यान स्कोर। उपलब्धि अंतरिक्ष में स्थापित किया हुआ पहला संचार उपग्रह। 4-10-1959 लूना 3। उपलब्धि पहला अंतरिक्ष यान जिसने चंद्रमा के उस पृष्ठ के चित्र भेजे जो पृथ्वी से दिखाई नहीं पड़ते हैं। 12-4-1961 वोस्टॉक 1। उपलब्धि मानव द्वारा पहली अंतरिक्ष यात्रा पूर्व सोवियत संघ के यूरी गागरिन ने पृथ्वी का एक परिक्रमण 12 अप्रैल 1961 में किया। 4-12-1963 वोस्टॉक 6। पूर्व सोवियत संघ की वेलेंटाइना टेरेशकोवा प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। 6-4-1965 इंटेलसेट व्यावसायिक उपयोग के लिए पहला संचार उपग्रह। 16-11-1965 वेनेरा तृतीय। उपलब्धि पहला अंतरिक्ष यान जो किसी अन्य ग्रह अर्थात शुक्र ग्रह पर उतरा। 21-10-1968 अंतरिक्ष यान लूना 9। उपलब्धि चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान। 14-11-1969 अंतरिक्ष यान सोयूज 4। उपलब्धि सबसे पहला प्रयोगात्मक अंतरिक्ष केंद्र। 16-7-1969 अंतरिक्ष यान अपोलो 11। उपलब्धि नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला मानव बना। इसके बाद एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा की धरती पर उतरा। 19-5-1971 अंतरिक्ष यान मार्स द्वितीय। उपलब्धि मंगल ग्रह पर पहली बार अंतरिक्ष यान का उतरना। अंतरिक्ष केंद्र और इकाइयां। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम VSSC। ये केंद्र रॉकेट अनुसंधान तथा प्रक्षेपण यान विकास परियोजनाओं को बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने में अग्रणी भूमिका निभाता है। पृष्ठ 426। अभी तक के सभी प्रक्षेपण यानों तथा SLV तृतीय, ASLV, PSLV एवं GSLV को इसी केंद्र में विकसित किया गया है। इसरो उपग्रह केंद्र बेंगलौर ICAC। इस केंद्र में उपग्रह परियोजनाओं के डिजाइन, निर्माण, परीक्षण और प्रबंध कार्य संपन्न किए जाते हैं। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद SAC। इस केंद्र के प्रमुख कार्यों में दूरसंचार व टेलीविजन में उपग्रह का प्रयोग, प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण और प्रबंध के लिए दूर संवेदन, मौसम विज्ञान, भूमापन, पर्यावरण पर्यवेक्षण आदि शामिल हैं। शार केंद्र श्रीहरिकोटा। ये इसरो का प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र है जो आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर स्थित है। इस केंद्र में भारतीय प्रक्षेपण यान के ठोस ईंधन रॉकेट के विभिन्न चरणों का पृथ्वी पर परीक्षण तथा प्रणोदक का प्रसंस्करण भी किया जाता है। द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र LPSC तिरुवनंतपुरम बेंगलौर और महेंद्रगिरी तमिलनाडु में इस केंद्र की शाखाएं हैं। ये केंद्र इसरो के उपग्रह प्रक्षेपण यानों और उपग्रहों के लिए द्रव ईंधन से चलने वाली चालक नियंत्रण प्रणालियों और इंजनों के डिजाइन, विकास और आपूर्ति के लिए कार्यरत हैं। महेंद्रगिरी में द्रव ईंधन से चलने वाले रॉकेट इंजनों का परीक्षण सुविधा उपलब्ध है।
इसरो टेलीमेट्री निगरानी एवं नियंत्रण नेटवर्क ISTRAC इस नेटवर्क का मुख्यालय तथा उपग्रह नियंत्रण केंद्र बेंगलौर में स्थित है। श्री हरिकोटा, तिरुवनंतपुरम, बेंगलौर, लखनऊ, पोर्ट ब्लेयर और मॉरिशस में इसके भू केंद्र हैं। इसका प्रमुख कार्य इसरो के प्रक्षेपण यानों एवं उपग्रह मिशनों तथा अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों को टेलीमेट्री निगरानी और नियंत्रण सुविधाएं प्रदान करना है। मुख्य नियंत्रण सुविधा हासन MCF। इनसेट उपग्रह के प्रक्षेपण के बाद की सभी गतिविधियों तथा उपग्रह को कक्षा में स्थापित करना, केंद्र से उपग्रह का नियमित संपर्क स्थापित करना तथा कक्षा में उपग्रह की सभी क्रियाओं पर निगरानी एवं नियंत्रण का दायित्व कर्नाटक के हासन स्थित मुख्य नियंत्रण सुविधा के पास है। इसरो का दूसरा मुख्य नियंत्रण सुविधा केंद्र मध्य प्रदेश के भोपाल में 11 अप्रैल 2005 को स्थापित किया गया। इसरो जड़त्व प्रणाली इकाई तिरुअनंतपुरम IISU। इसरो की इस इकाई का प्रमुख कार्य प्रक्षेपण यानों और उपग्रहों के लिए जड़त्व प्रणाली का विकास करना है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद PRL। अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत कार्यरत ये संस्थान अंतरिक्ष और संबद्ध विज्ञान में अनुसंधान एवं विकास करने वाला प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र है। राष्ट्रीय दूरसंवेदी एजेंसी हैदराबाद NRSA। अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत कार्यरत ये एजेंसी उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करके पृथ्वी के संसाधनों की पहचान, वर्गीकरण और निगरानी करने की जिम्मेदारी निभाती है। इसका प्रमुख केंद्र बालानगर में है। इसके अतिरिक्त देहरादून स्थित भारतीय दूरसंवेदी संस्थान भी राष्ट्रीय दूरसंवेदी एजेंसी का ही एक अंग है। GK by चौधरी सर। प्रमुख भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट। स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को पूर्व सोवियत संघ के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से इंटर कॉस्मोस प्रक्षेपण यान द्वारा पृथ्वी के निकट वृत्तीय कक्षा में 594 किलोमीटर की ऊंचाई पर सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। इसका वजन 360 किलोग्राम था। इस अभियान के 3 प्रमुख लक्ष्य थे: वायु विज्ञान प्रयोग, सौर भौतिकी प्रयोग तथा एक्स किरण खगोलकी प्रयोग। इस उपग्रह में संचार व्यवस्था से जुड़े कुछ प्रयोग किए गए। विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक उपग्रह के रूप में विकसित आर्यभट्ट को सक्रिय कार्य निविधि मात्र 6 माह निर्धारित की गई थी, परंतु इसने मार्च 1980 तक अंतरिक्ष से आंकड़े भेजने का कार्य किया। भास्कर प्रथम। प्रायोगिक पृथ्वी पर्यवेक्षण उपग्रह भास्कर प्रथम को 7 जून 1979 को पूर्व संयोजित संघ के प्रक्षेपण केंद्र बैकानूर से इंटर कॉस्मोस प्रक्षेपण यान द्वारा पृथ्वी से 525 किलोमीटर की ऊंचाई पर पूर्व निर्धारित कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। इसका लक्ष्य जल विज्ञान, हिमगलन, समुद्र विज्ञान एवं वानिकी के क्षेत्र में भू पर्यवेक्षण अनुसंधान करना था। इसने 1 अगस्त 1981 को कार्य करना बंद कर दिया। पृष्ठ 427। भास्कर द्वितीय। भास्कर प्रथम के संशोधित प्रतिरूप भास्कर द्वितीय को भी रूसी प्रक्षेपण केंद्र बैकानूर से ही 20 नवंबर 1981 की पृथ्वी से 525 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया तथा इसका घूर्णन कक्षा तल के लंबवत रखा गया। समीर उपकरण के कारण भास्कर द्वितीय द्वारा समुद्री सतह का ताप, सामुद्रिक स्थिति, बर्फ गिरने व पिघलने आदि जैसी अनेक घटनाओं का व्यापक विश्लेषण किया गया। रोहिणी श्रृंखला। रोहिणी उपग्रह श्रृंखला के अंतर्गत भारतीय प्रक्षेपण केंद्र श्री हरिकोटा से भारतीय प्रक्षेपण यान SLV तृतीय द्वारा 4 उपग्रह प्रक्षेपित किए गए। इस श्रृंखला के उपग्रहों के प्रक्षेपण का मुख्य उद्देश्य भारत के प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV तृतीय का परीक्षण करना था। इस अभियान का प्रथम एवं तृतीय प्रायोगिक परीक्षण असफल रहा था। इस अभियान के द्वितीय अप्रायोगिक परीक्षण में रोहिणी RS-1 को 18 जुलाई 1980 को श्रीहरिकोटा से SLV-3 प्रक्षेपण यान से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। इस प्रकार रोहिणी RS प्रथम भारतीय भूमि से भारतीय प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित प्रथम भारतीय उपग्रह बना। चतुर्थ प्रायोगिक परीक्षण में रोहिणी RS-D द्वितीय को 17 अप्रैल 1983 को श्रीहरिकोटा से SLV तृतीय D2 द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। इस सफलता ने SLV तृतीय को एक प्रामाणिक प्रक्षेपण यान सिद्ध कर दिया तथा भारत को छोटे प्रक्षेपण यानों को विकसित करने वाले देशों की श्रेणी में ला दिया। प्रायोगिक संचार उपग्रह एप्पल। एप्पल भारत का पहला संचार उपग्रह था जिसे भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित किया गया था।
भारत की प्रथम प्रायोगिक संचार उपग्रह एप्पल को 19 जून 1981 को फ्रेंच गुयाना के कोरू अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के एरियन चतुर्थ प्रक्षेपण यान द्वारा भू स्थिर कक्षा में लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया। इस उपग्रह का उपयोग राष्ट्रीय संचार व्यवस्था को आधुनिक बनाने, घरेलू संचार व्यवस्था, रेडियो नेटवर्क डाटा संप्रेषण, दूर दराज के क्षेत्रों में संचार व्यवस्था स्थापित करने, भूस्थैतिक कक्षा में उपग्रहों के प्रक्षेपण की तकनीक का ज्ञान प्राप्त करने तथा संचार के प्रयुक्त सी बैंड ट्रांसपोंडर के प्रयोग आदि में किया गया। एप्पल से प्राप्त तकनीकी अनुभव ने इनसैट श्रृंखला के निर्माण एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विस्तारित रोहिणी उपग्रह श्रृंखला स्त्रात SROSS। इस श्रृंखला का उद्देश्य 100 से 150 किलोग्राम वर्ग के उपग्रहों का निर्माण करना था, जिन्हें सर्वाधिक उपग्रह प्रक्षेपण यान ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ASLV द्वारा छोड़ा गया था। इस श्रृंखला के तहत 4 उपग्रह स्त्रास 1, स्त्रास 2, स्त्रास 3 एवं स्त्रास 4 प्रक्षेपित किया गया। स्त्रास प्रथम एवं स्त्रास द्वितीय असफल रहा। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह इनसैट प्रणाली। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली अर्थात इनसैट प्रणाली एक बहुउद्देशीय कार्यरत उपग्रह प्रणाली है, जो एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह प्रणालियों में से एक है। इसका उपयोग लंबी दूरी के घरेलू दूरसंचार, ग्रामीण क्षेत्रों में उपग्रहों के माध्यम से सामुदायिक दूरदर्शन के सीधे राष्ट्रव्यापी प्रसारण को बेहतर बनाने, भू-स्थित ट्रांसमीटरों के माध्यम से पुनः प्रसारण हेतु आकाशवाणी तथा दूरदर्शन कार्यक्रमों को देश भर में प्रसारित करने, मौसम संबंधी जानकारी, वैज्ञानिक अध्ययन हेतु भू सर्वेक्षण तथा आंकड़ों के संप्रेषण में किया जाता है। इनसैट प्रणाली अंतरिक्ष विभाग, दूरसंचार विभाग, भारतीय मौसम विभाग, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन का संयुक्त प्रयास है, जबकि इनसैट अंतरिक्ष कार्यक्रमों की व्यवस्था, निगरानी और संचालन का पूर्ण दायित्व अंतरिक्ष विभाग को सौंपा गया है। इनसैट प्रणाली के प्रथम पीढ़ी में 4 उपग्रह इनसैट 1A, 1B, 1C, 1D। द्वितीय पीढ़ी में 5 उपग्रह इनसैट 2A, 2B, 2C, 2D, 2E। तृतीय पीढ़ी में भी 5 उपग्रह 3A, 3B, 3C, 3D, 3E तथा चौथी पीढ़ी में 7 उपग्रहों के प्रक्षेपण की योजना बनाई गई थी। चौथी पीढ़ी के उपग्रह 4A, 4C, 4B तथा 4CR का प्रक्षेपण हो चुका है। पृष्ठ 428। 2. भारतीय परमाणु अनुसंधान। डॉक्टर होमी जे भाभा की अध्यक्षता में 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना के साथ ही परमाणु ऊर्जा अनुसंधान की भारतीय यात्रा आरंभ हुई। भारत के प्रधानमंत्री श्री अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु अगस्त 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई। परमाणु ऊर्जा के सभी कार्यक्रम प्रधानमंत्री के तत्वावधान में किए जाते हैं। परमाणु अनुसंधान एवं विकास के प्रमुख केंद्र। 1. भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क, ट्राम्बे मुंबई में स्थापित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क परमाणु विज्ञान एवं संबद्ध क्षेत्र में कार्यरत देश का प्रमुख अनुसंधान केंद्र है। बार्क परमाणु विद्युत कार्यक्रम तथा उद्योग एवं खनिज क्षेत्र की इकाइयां अनुसंधान एवं विकास में सहायता प्रदान करता है। इस केंद्र ने उद्योग, औषधि तथा कृषि के क्षेत्र में रेडियो आइसोटोप के चिकित्सीय उपयोगों सहित परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण कार्यों में उपयोग की प्रौद्योगिकी का विकास किया है। प्रायोगिक रिएक्टरों को जीरो पावर रिएक्टर भी कहते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल ऊर्जा प्राप्ति की अपेक्षा नाभिकीय अनुसंधान के लिए खास तौर से किया जाता है। कनाडा के सहयोग से बार्क में स्थापित साइरस तापीय रिएक्टर का मुख्य उद्देश्य रेडियो आइसोटोप का उत्पादन एवं उनके प्रयोग को प्रोत्साहित करना है। ध्रुव अनुसंधान रिएक्टर में रेडियो आइसोटोप तैयार करने के साथ साथ परमाणु प्रौद्योगिकियों व पदार्थों में शोध पर कार्य किया जाता है। बार्क के परमाणु रिएक्टर। अप्सरा, निर्माण वर्ष 1965, क्षमता मेगावाट में 1। साइरस, निर्माण वर्ष 1960, क्षमता 40। जर्लिना, निर्माण वर्ष 1961, क्षमता 00। पूर्णिमा 1, निर्माण वर्ष 1972, क्षमता 00। पूर्णिमा द्वितीय, निर्माण वर्ष 1980, क्षमता 00। पूर्णिमा तृतीय, निर्माण वर्ष 1990, क्षमता 00। ध्रुव, निर्माण वर्ष 1985, क्षमता 100। पृष्ठ 433। 2. इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र
IGCAR। वर्ष 1971 में कलपक्कम तमिलनाडु में इस केंद्र की स्थापना की गई है। इस केंद्र का प्रमुख कार्य फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के संबंध में अनुसंधान एवं विकास करना है। इस केंद्र में स्थित फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर विश्व में अपनी तरह का पहला रिएक्टर है जो प्लूटोनियम यूरेनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन को काम में लाता है। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर की कुछ विशेषताएं निम्न हैं। 1. इसमें श्रृंखलागत अभिक्रिया को तीव्र न्यूट्रॉनों के माध्यम से निरंतर जारी रखा जाता है। इसमें श्रृंखलागत अभिक्रिया को तीव्र न्यूट्रॉनों के माध्यम से निरंतर जारी रखा जाता है। ताप रिएक्टर की अपेक्षा इसमें विखंडित न्यूट्रॉनों की संख्या अत्यधिक होती है। 2. फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्राकृतिक यूरेनियम का प्रयोग ताप रिएक्टर की अपेक्षा 60 से 70 गुना ज्यादा होता है। 3. इसमें रेडियोधर्मिता का उत्सर्जन अल्प मात्रा में होता है। 4. इसमें शीतलक के रूप में सोडियम का प्रयोग किया जाता है जबकि ताप रिएक्टर में जल का। 5. फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर की रूपरेखा फ्रांस की रेपसीडो रिएक्टर पर आधारित है। कामिनी संक्षिप्त रूप है कलपक्कम मिनी रिएक्टर का। कामिनी ने 17 सितंबर 1997 से काम करना शुरू कर दिया है। इस रिएक्टर का महत्व इस बात को लेकर है कि जहां अन्य प्रायोगिक रिएक्टरों में ईंधन के रूप में यूरेनियम या प्लूटोनियम का उपयोग किया जाता है, वहीं कामिनी थोरियम 31 का उपयोग ईंधन के रूप में करेगा। स्मरणीय है कि कामिनी थोरियम यूरेनियम 233 ईंधन चक्र का उपयोग करने वाला विश्व का प्रथम रिएक्टर है। इस रिएक्टर का उपयोग अनुसंधान के अतिरिक्त अपराधियों को पकड़ने में भी किया जाएगा क्योंकि इसके द्वारा फिंगर प्रिंटों का मिलान करना बड़ा सरल हो जाएगा। 3. उच्च प्रौद्योगिक केंद्र कैट 1984 में इंदौर में स्थापित उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र का मुख्य कार्य लेजर एवं त्वरकों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का विकास करना है। नोट: लेजर अक्षर समूह का निर्माण लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन के संक्षिप्तीकरण से हुआ है, जिसका अर्थ होता है विकिरण उत्सर्जन के द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। लेजर एक ऐसी युक्ति है जिसमें विकिरण ऊर्जा के उत्सर्जन के द्वारा एकवर्णी प्रकाश प्राप्त किया जाता है। लेजर की खोज अमेरिका की हेजेस प्रयोगशाला में थियोडोर मैमेन के द्वारा 1960 में की गई थी। 1964 में बार्क ने गैलियम आर्सेनिक अर्धचालक लेजर का निर्माण किया। 4. परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र VECC। ये केंद्र परमाणु भौतिकी, परमाणु रसायन शास्त्र, विभिन्न उद्योगों के लिए रेडियो समस्थानिकों के उत्पादन एवं रिएक्टरों को विभिन्न स्तरों से होने वाली क्षति के उच्च अध्ययन का राष्ट्रीय केंद्र है। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। GK बाय चौधरी सर। भारत के परमाणु विद्युत गृह। परमाणु विद्युत उत्पादन के प्रबंधन के लिए 1987 में भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना की गई। तारापुर परमाणु विद्युत गृह संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से स्थापित भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र है। यहाँ अमेरिका से आयातित व संवर्धित यूरेनियम का ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। इस विद्युत गृह के लिए आवश्यक ईंधन की आपूर्ति अंतिम समय तक संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा की जाएगी। रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह प्रारंभ में कनाडा के सहयोग से शुरू किया गया था। बाद में ये परियोजना स्वदेशी तकनीक से पूरी की गई। वर्तमान में ये भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पार्क है। परमाणु ऊर्जा विभाग की अन्य प्रमुख इकाइयां। संस्थान का नाम: परमाणु पदार्थ निदेशालय, स्थिति हैदराबाद। गुरु जल बोर्ड मुंबई। नाभिकीय ईंधन परिसर हैदराबाद। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा कॉर्पोरेशन लिमिटेड मुंबई। भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड जादूगुड़ा। भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड मुंबई। विकिरण और आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड मुंबई। पृष्ठ 434। भारत के परमाणु विद्युत गृह। परमाणु विद्युत गृह कार्यरत: 1. तारापुर परमाणु विद्युत गृह 1 व 2, स्थिति महाराष्ट्र। निर्माण वर्ष 1972। क्षमता 320 मेगावाट। 2. राजस्थान परमाणु विद्युत गृह 1, 2 व विद्युत गृह 3, स्थिति रावत भाटा राजस्थान। निर्माण वर्ष 1972। क्षमता 440 मेगावाट। विद्युत गृह 3, स्थिति रावत भाटा राजस्थान। निर्माण वर्ष 1999। क्षमता 220 मेगावाट। 3. मद्रास परमाणु विद्युत गृह 1 व 2,
स्थिति कलपक्कम तमिलनाडु, निर्माण वर्ष 1983, क्षमता 470। 4. नरोरा परमाणु विद्युत गृह 1 व 2, स्थिति बुलंदशहर उत्तर प्रदेश, निर्माण वर्ष 1991, क्षमता 470। 5. काकरापार परमाणु विद्युत गृह 1 व 2, स्थिति सूरत गुजरात, निर्माण वर्ष 1993, क्षमता 220। 6. कैगा परमाणु विद्युत गृह 1 व 2, स्थिति कर्नाटक, निर्माण वर्ष 1999, क्षमता 440। निर्माणाधीन 1. काकरापार परमाणु विद्युत गृह 3, स्थिति सूरत गुजरात, निर्माण वर्ष डैश, क्षमता 440 मेगावाट। 2. राजस्थान परमाणु विद्युत गृह 4, स्थिति रावतभाटा राजस्थान, निर्माण वर्ष डैश, क्षमता 440। 3. कुडुनकुलम परमाणु विद्युत गृह 1 व 2, स्थिति कन्याकुमारी तमिलनाडु, निर्माण वर्ष डैश, क्षमता 2000 मेगावाट। निर्माण हेतु संस्तुति 1. तारापुर परमाणु विद्युत गृह 3 व 4, स्थिति महाराष्ट्र, निर्माण वर्ष डैश, क्षमता 1000। 2. राजस्थान परमाणु विद्युत गृह 5, 6, 7 व 8, स्थिति रावतभाटा राजस्थान, निर्माण वर्ष डैश, क्षमता 2000। नोट: विश्व का पहला परमाणु बिजली घर रूस में स्थापित किया गया था, दूसरा यूएसए में। परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 में पोखरण जैसलमेर राजस्थान में भारत ने स्वदेशी पहला परीक्षणीय परमाणु विस्फोट किया। ये बम 12 किलोटन क्षमता का था। पहले परीक्षण में 24 वर्षों के बाद पोखरण में दूसरी बार 11 मई व 13 मई 1998 को परमाणु परीक्षण किया गया, जिसे शक्ति 98 नाम दिया गया। सब किलोटन अर्थात 1 किलोटन से कम विस्फोटों का सबसे बड़ा लाभ ये है कि यदि भारत ने समग्र परमाणु परीक्षण निषेध संधि CTBT पर हस्ताक्षर कर भी दिए तो इस विस्फोटक तकनीक के माध्यम के बाद प्रयोगशाला में भी परीक्षणों को जारी रखा जा सकता है। शक्ति 98 के अंतर्गत परमाणु परीक्षण। परीक्षण तिथि 11 मई 1998, प्रक्रिया थर्मोन्यूक्लियर, क्षमता 43 किलोटन। 11 मई 1998, प्रक्रिया विखंडन, क्षमता 15 किलोटन। 11 मई 1998, प्रक्रिया लो यील्ड, क्षमता 0.2 किलोटन। 13 मई 1998, प्रक्रिया लो यील्ड, क्षमता 0.3 किलोटन। 13 मई 1998, लो यील्ड, क्षमता 0.5 किलोटन। शक्ति 98 योजना की सफलता का श्रेय 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से जाता है। 1. आर चिदम्बरम, 2. APJ अब्दुल कलाम, 3. अनिल काकोदकर। 1974 के परमाणु परीक्षण में मात्र प्लूटोनिक ईंधन का उपयोग हुआ था, जबकि वर्ष 1998 में परिशोषित यूरेनियम से लेकर ट्रिटियम ड्यूटोरियम तक का उपयोग किया गया। ट्रिटियम ईंधन परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों में प्रयोग में लाए जाने वाले भारी जल से जल प्राप्त किया जाता है। नोट: संयुक्त राज्य अमेरिका ने जुलाई 1945 में पहला नाभिकीय विस्फोट व्हाइट सैंडर्स में किया था। 3. भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी। रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना वर्ष 1958 में की गई। इस समय इसे कुछ अन्य प्रौद्योगिकी संस्थानों के साथ मिलाकर स्थापित किया गया था। पृष्ठ 435। 1980 में स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग को गठित किया गया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के प्रमुख एवं महानिदेशक रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार होते हैं। इस संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली में है। रक्षा उत्पादन विभाग एवं रक्षा आपूर्ति विभाग का 1984 में विलय करके रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग की स्थापना की गई। रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग से जुड़े सार्वजनिक संस्थान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, मुख्यालय बेंगलौर, स्थापना वर्ष 1964। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, मुख्यालय बेंगलौर, स्थापना वर्ष 1954। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, मुख्यालय बेंगलौर, स्थापना वर्ष 1964। मझगांव डॉक लिमिटेड, मुख्यालय मुंबई, स्थापना वर्ष 1960। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, मुख्यालय वास्को डी गामा, स्थापना वर्ष डैश। भारत डायनामिक्स लिमिटेड, मुख्यालय हैदराबाद, स्थापना वर्ष 1970। मिश्र धातु निगम लिमिटेड, मुख्यालय हैदराबाद, स्थापना वर्ष 1973। गार्डन रिच वर्कशॉप लिमिटेड, मुख्यालय कलकत्ता, स्थापना वर्ष 1934। भारतीय प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम
भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने जुलाई 1983 में समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP की नींव रखी। इस कार्यक्रम के संचालन का भार रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO को सौंपा गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित प्रक्षेपास्त्रों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। 1. पृथ्वी। ये जमीन से जमीन पर मार करने वाला कम दूरी का बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है। पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र का प्रथम परीक्षण फरवरी 1998 को चांदीपुर अंतरिम परीक्षण केंद्र से किया गया। पृथ्वी की न्यूनतम मारक क्षमता 40 किलोमीटर तथा अधिकतम मारक क्षमता 250 किलोमीटर है। 2. त्रिशूल। ये कम दूरी का जमीन से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। इसकी मारक क्षमता 500 मीटर से 9 किलोमीटर तक है। ये मैक 2 की गति से निशाने को भेद सकता है। 3. आकाश। ये जमीन से हवा में मार करने वाला मध्यम दूरी का बहुलक्ष्य प्रक्षेपास्त्र है। इसकी मारक क्षमता लगभग 25 किलोमीटर है। आकाश पहली ऐसी भारतीय प्रक्षेपास्त्र है जिसके प्राणोइधक में रामजेट सिद्धांतों का प्रयोग किया गया है। इसकी तकनीकी को दृष्टिगत करते हुए इसकी तुलना अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल से भी की जा सकती है। ये परंपरागत एवं परमाणु आयुध को ढोने की क्षमता रखता है तथा इसे मोबाइल लॉन्चर से भी जोड़ा जा सकता है। 4. अग्नि। अग्नि श्रेणी में 3 प्रक्षेपास्त्र हैं, अग्नि 1, अग्नि 2 एवं अग्नि 3। अग्नि जमीन से जमीन पर मार करने वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि तृतीय की मारक क्षमता 3000 किलोमीटर से 3500 किलोमीटर तक है। अग्नि तृतीय को पाकिस्तान की हल्फ तृतीय तथा इजराइल को जेरिको द्वितीय की श्रेणी में रखा जा सकता है। अग्नि तृतीय परंपरागत तथा परमाणु दोनों प्रकार के विस्फोटकों को ढोने की क्षमता रखती है। 5. नाग। ये टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र है। इसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर है। इसका प्रथम सफल परीक्षण नवंबर 1990 में किया गया। इसे दागो और भूल जाओ टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र भी कहा जाता है क्योंकि इसे एक बार दागे जाने के पश्चात पुनः निर्देशित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। पृष्ठ 436। कुछ अन्य भारतीय प्रक्षेपास्त्र। 1. धनुष। ये जमीन से जमीन पर मार करने वाले प्रक्षेपास्त्रों में से एक है। ये पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र का ही नौसैनिक रूपांतरण है। इसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर तथा इस पर लगभग 500 किलोग्राम आयुध प्रक्षेपित किया जा सकता है। बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक से आशय ऐसे प्रक्षेपण से है जिसमें किसी वस्तु को प्रक्षेपित करने में आवश्यक बल लगाया जाए किंतु जमीन पर स्थित लक्ष्य पर गिरने के लिए उसे गुरुत्वाकर्षण के सहारे छोड़ दिया जाए। क्रूज मिसाइल। इस श्रेणी की मिसाइल अपने लक्ष्य को खोजकर प्रहार करती है। 2. सागरिका। ये सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। समुद्र के भीतर से इसका पहला परीक्षण फरवरी 2008 में किया गया। ये परंपरागत एवं परमाणु दोनों ही तरह के आयुध ले जाने में सक्षम है। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा तैयार किया गया है। भारत ऐसा 5वां देश है जिसके पास पनडुब्बी से बैलिस्टिक मिसाइल दागने की क्षमता है। 4 अन्य देश हैं USA, फ्रांस, रूस एवं चीन। 3. अस्त्र। ये मध्यम दूरी का हवा से हवा में मार करने वाला एक स्वदेशी तकनीक से विकसित प्रक्षेपास्त्र है। इसकी मारक क्षमता 10 से 25 किलोमीटर है। ये भारत का प्रथम हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। 4. ब्रह्मोस। ये भारत एवं रूस की संयुक्त परियोजना के तहत विकसित किया जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है। इसका नाम ब्रह्मोस भारत की नदी ब्रह्मपुत्र के ब्राह तथा रूस की नदी मस्कवा के मौस से मिलकर बना है। ये सतह से सतह पर मार करने वाला मध्यम दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी प्रथम सफल परीक्षण जून 2001 में किया गया था। इसका तीसरा सफल परीक्षण मार्च 2009 में किया गया। ये भी दागो और भूल जाओ फायर एंड फॉरगेट की पद्धति पर ही विकसित किया गया है। इस क्रूज मिसाइल को जून 2007 में भारतीय थल सेना में सम्मिलित किया गया। लगभग 290 किलोमीटर तक 200 किलोग्राम वजनी लगभग परमाणु बम ले जाने में सक्षम ब्रह्मोस ध्वनि की लगभग 3 गुना तेज गति से चलती है। 5. प्रद्युम्न। ये प्रक्षेपास्त्र दुश्मन के प्रक्षेपास्त्र को हवा में बहुत ही कम दूरी पर मार गिराने में सहायक है। ये एक इंटरसेप्टर प्रक्षेपास्त्र है। भारत ने स्वदेश निर्मित एडवांस्ड एयर डिफेंस AAD-02 मिसाइल का परीक्षण उड़ीसा के पूर्वी तट पर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से 6 दिसंबर 2007 को किया। युद्धक टैंक अर्जुन।
इसका विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा किया जाता है। इस युद्धक टैंक की गति अधिकतम 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। ये रात के अंधेरे में भी काम कर सकता है। इस टैंक में लगा एक विशेष प्रकार का फिल्टर जवानों को जहरीली गैसों एवं विकिरण प्रभाव से रक्षा करता है। इस फिल्टर का निर्माण बार्क ने किया है। अर्जुन टैंक को विधिवत रूप से भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया है। पृष्ठ 437। E-90S भीष्म टैंक। इसका निर्माण चेन्नई के समीप आवड़ी टैंक कारखाने में किया गया है। ये 4 किलोमीटर के दायरे में प्रक्षेपास्त्र दाग सकता है। ये दुश्मन की प्रक्षेपास्त्र से स्वयं को बचाने की क्षमता रखता है तथा जमीन में बिछाई गई बारूदी सुरंगों से भी अपनी रक्षा करने की क्षमता रखता है। हल्के लड़ाकू विमान तेजस। ये स्वदेशी निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान है। इसके विकास में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसमें अभी JE-404 अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रॉनिक का इंजन लगा है, जिसे भविष्य में स्वदेश निर्मित कावेरी इंजन लगाकर हटाया जाएगा। विश्व के सबसे कम वजन वाले बहुआयामी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान 600 किलोमीटर प्रति घंटे से उड़ान भरती है और हवा से हवा में, हवा से धरती पर तथा हवा से समुद्र में मार करने में सक्षम है। पायलट रहित प्रशिक्षण विमान निशांत। यह स्वदेशी तकनीक से निर्मित पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है। इसे जमीन से 160 किलोमीटर के दायरे में नियंत्रित किया जा सकता है। इस विमान का मुख्य उद्देश्य युद्ध क्षेत्र में पर्यवेक्षण और टोह लेने की भूमिकाओं का निर्वाह करता है। पायलट रहित विमान लक्ष्य। इसका विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा किया गया है। इसका उपयोग जमीन से वायु तथा वायु से वायु में मार करने वाले प्रक्षेपास्त्रों से तथा तोपों से निशाना लगाने के लिए प्रशिक्षण देने हेतु एक लक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये जेट इंजन से चलता है तथा 10 बार प्रयोग में लाया जा सकता है। 100 किलोमीटर के दायरे में इसे रिमोट से नियंत्रित किया जा सकता है। इसका प्रयोग तीनों सेनाओं द्वारा किया जा रहा है। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव। इसे DRDO द्वारा विकसित किया गया है। अधिकतम 245 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ान भरने वाला ये हेलीकॉप्टर 4 घंटे तक आकाश में रहकर 800 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। ये 2 इंजन वाला हेलीकॉप्टर है, जिसमें 2 चालकों सहित 14 व्यक्तियों को ले जाया जा सकता है। IL-78। ये आसमान में उड़ान के दौरान ही लड़ाकू विमानों में ईंधन भरने वाला प्रथम विमान है, जिसे भारत ने मार्च 2003 में उज्बेकिस्तान से प्राप्त किया है। इस विमान में 35 टन वैमानिकी ईंधन के भंडारण की सुविधा है। आगरा के वायु सैनिक अड्डे पर इन विमानों को रखने की विशेष व्यवस्था है। काली 5000। काली 5000 का विकास बार्क द्वारा किया जा रहा है। ये एक शक्तिशाली बीम अस्त्र है, जिसमें कई गीगावाट शक्ति की माइक्रोवेव तरंगें उत्सर्जित होती हैं, जो शत्रु के विमानों एवं प्रक्षेपास्त्रों पर लक्षित करने पर उनकी इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों और कंप्यूटर चिप्स को समाप्त करके उन्हें ध्वस्त करने में सक्षम होंगी। पृष्ठ 438। पिनाका। ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। स्वदेशी तकनीक से DRDO द्वारा विकसित इस रॉकेट प्रक्षेपक को ARDE पुणे में निर्मित किया गया है तथा इसका नाम भगवान शंकर के धनुष पिनाक के नाम पर पिनाका रखा गया है। इसके द्वारा मात्र 40 सेकंड में ही 100 से 100 किलोग्राम वजन के एक के बाद एक 12 रॉकेट प्रक्षेपित किए जा सकते हैं, जो कम से कम 7 और अधिक से अधिक 39 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के खेमे में तबाही मचा सकते हैं। विविध। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होता है। CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की स्थापना 1942 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना तिरुवनंतपुरम थुम्बा गांव में 1963 ईस्वी में की गई थी। इस स्थान का चुनाव करने का मुख्य कारण ये है कि ये केंद्र में भूचुंबकीय विषुवत रेखा पर स्थित है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। इसी का लाभ उठाने के लिए कृत्रिम उपग्रहों को पश्चिमी दिशा से पूर्व दिशा में प्रक्षेपित किए जाते हैं। परखनली शिशु के मामले में निषेचन परखनली के अंदर होता है। इसके बाद भ्रूण को माता के गर्भ में रखा जाता है। 25 जुलाई 1978 ईस्वी को ग्रेट ब्रिटेन में श्रीमती लेस्ली ब्राउन ने विश्व के प्रथम परखनली शिशु लुइस ब्राउन को जन्म दिया। भारत में जन्म लेने वाले प्रथम परखनली शिशु विवादित हैं। डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय
की देखरेख में कानुप्रिया ने प्रथम परखनली बेबी दुर्गा का जन्म 3 अक्टूबर 1978 ईस्वी को दिया, जिसे उस समय स्वीकृति नहीं मिली। 16 अगस्त 1986 को मुंबई के KEM अस्पताल में इंदिरा हिंदुजा की देखरेख में भारत के दूसरे परखनली शिशु हर्षा का जन्म हुआ। मुखोपाध्याय के साथ हुए विवाद के कारण कुछ रिकॉर्ड हर्षा को भारत का प्रथम परखनली शिशु मानता है। इयान विल्मुट, जो रोजलिंग इंस्टीट्यूट स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे, ने 5 जुलाई 1996 को सर्वप्रथम एक वयस्क भेड़ से कोशिका लेकर डॉली नामक क्लोन का निर्माण किया था। 1953 ईस्वी में सर्वप्रथम बाईपास सर्जरी का प्रयोग USA में हुआ था। 3 दिसंबर 1967 को हृदय का प्रथम प्रत्यारोपण दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। अपरूपांतरण मेटास्टेसिस एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कैंसर कोशिकाओं में और अधिक विभाजन का सफलतापूर्वक संदामन किया जाता है। मौसम संबंधी परिवर्तनों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हीलियम गैस से भरे गुब्बारों का प्रयोग में लाए जाते हैं। किसी वस्तु के त्रिविमय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम होलोग्राफी है। ये लेजर किरणों द्वारा की गई फोटोग्राफी है जिसमें वस्तु का चित्र त्रिआयामी हो जाता है। विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचलन एवं संचार का अध्ययन करता है, साइबरनेटिक्स कहलाता है। ये विज्ञान की आधुनिकतम शाखा है। इसकी परिकल्पना 1949 ईस्वी सर्वप्रथम नॉर्बर्ट वीनर ने की थी। इसे नियंत्रण की विज्ञान भी कहते हैं। 19 दिसंबर 1945 में मुंबई से टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की गई थी। पृष्ठ 439। नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन पुणे में है। एडमिरल गोरशोकोव एक विमान वाहक पोत है जिसे भारत ने रूस से खरीदा है। ये विमान वाहक पोत विराट का स्थान ग्रहण करेगा। ये हिंद महासागर में भारत की उपस्थिति को मजबूती प्रदान करेगा। आईसी चिप्स सिलिकॉन की बनी होती है। इसका निर्माण 1958 ईस्वी में JS किल्वी ने किया था। कोरोनोग्राफ अंतरिक्ष में उठने वाले तूफान की पूर्व जानकारी उपलब्ध कराने वाला उपकरण कोरोनोग्राफ कहलाता है। इस उपकरण की सहायता से सूर्य में 9 बड़े तूफानों का पता लगाया गया है जिन्हें कोरोनल मास इंजेक्शन कहा जाता है। पॉलीग्राफ झूठ पकड़ने वाली मशीन को पॉलीग्राफ कहते हैं। ये मशीन शरीर में होने वाली 4 भौतिक गतिविधियों का एक साथ ग्राफिक्स तैयार करता है। ये मशीन इस सिद्धांत पर आधारित है कि मनुष्य के दिमाग में जो कुछ होता है उसका प्रभाव भौतिक गतिविधियों पर अवश्य पड़ता है। फैक्स इसका पूरा नाम फॉर अवे जेरोक्स है। इससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जेरोक्स कॉपी भेजा जा सकता है। रेवा भारत की प्रथम बैटरी से चलने वाली कार है। रीएजेंट ये एक प्रकार का रसायन है जिसका उपयोग दूध में मिलावट का पता लगाने हेतु किया जाता है। इस रसायन की एक बूंद का प्रयोग करके मात्र कुछ सेकंड में ये पता चल जाता है कि दूध प्राकृतिक है अथवा सिंथेटिक। CD स्ट्रिप ये सरसों के तेल में बटर येलो की मिलावट की जांच के लिए विकसित एक तकनीक है। इस तकनीक के तहत मिलावट की जांच हेतु रसायन युक्त एक छोटे कागज पर एक बूंद तेल डालने के बाद यदि वो गुलाबी हो जाए तो उस तेल में बटर येलो की मिलावट की पुष्टि हो जाती है। सार्स रहस्यमय निमोनिया के रूप में चर्चित घातक बीमारी सार्स यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के विषाणु को पैरामिक्सोवायरस के रूप में चिन्हित किया गया है जो क्रोनोवायरस परिवार से संबंधित है। इसके रोगी में निमोनिया जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। लगातार खांसी आने और सांस में तकलीफ बने रहने के कारण रोगी की मृत्यु तक हो जाती है। नेविरेपिन वैज्ञानिकों ने एड्स ग्रस्त महिलाओं के गर्भस्थ शिशु को इस जानलेवा बीमारी से सुरक्षित रखने के लिए एक सस्ती दवा नेविरेपिन का विकास किया है। इस दवा की मात्र 2 खुराकों से ही प्रतिवर्ष लाखों शिशुओं को एड्स बीमारी से बचाया जा सकता है। शिशु को ये दवा 18 माह की आयु तक दी जाती है। अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी मोनोसाटो ने कृषि जगत में विकास के लिए कीट प्रतिरोधी क्षमता वाले कपास का बीज तैयार किया है। उसने बैसिलस थूरीजिएनस बीटी जीवाणुओं को इसके लिए कपास में अंतरित किया। इस बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च की मदद से आलू, टमाटर तथा सरसों के कीट प्रतिरोधी बीज तैयार कर लिए गए हैं। हाइब्रिडोमा तकनीक का विकास 1975 ईस्वी में डॉक्टर मिलस्टोन कोल्सलर एवं जर्मे द्वारा किया गया। इस तकनीक द्वारा एक क्लोनी प्रतिरक्षियों का वाणिज्यिक उत्पादन किया जाता है। टर्मिनेटर बीज जेनेटिक इंजीनियरों द्वारा तैयार किया गया ऐसा बीज है जिनके अंकुरण से पौधे तो तैयार होते हैं किंतु उनसे अंकुलक्षण बीज का उत्पादन नहीं होता है। इकोमार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के लिए अनुकूल होते हैं। ये भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिया जाता है।
इसी के साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की ये जानकारी समाप्त होती है। पृष्ठ 440। GK by चौधरी, सर।